जंग रहमत है कि ज़हमत है, ये सवाल अब ना उठा। जंग आ गई है सर पे तो रहमत होगी। जो लोग दिल्ली के ऐवानों में बैठे हैं या बाहर बैठे हुए, उनको क्या पता जंग क्या है। जंग हमने देखी है, तुमने देखी ही कहाँ है गर्मी है रुखसारे हयात। हमने तो इस आग में जलते हुए घर देखे हैं। 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम के बाइसरन इलाके में एक खूनेन रक्स हुआ, जिसमें दहशतगर्दों की जानिब से हमला किया जाता है कुछ सयाहों पर, जिसमें 27 लोगों की अमवात हो जाती है जो शहीद हो जाते हैं। जिसके बाद हमने देखा कि पूरे जम्मू कश्मीर समेत मुल्क भर में बंद कॉल दी गई, एहतजाज हुए और लोगों ने इस चीज़ की मजम्मत की। लोगों ने ये मजम्मत की कि जिस तरीके का वाक़या बाइसरन में हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन उसके बाद क्या सूरत हाल है, मीडिया का इस पर मीडिया की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसके बाद लोगों का क्या कुछ कहना है। आज मैं पुंछ के अंदर मौजूद हूँ और पुंछ में मेरे साथ एडवोकेट जमान मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया TSL के साथ जुड़ने के लिए जमान साहब। जानना चाहूँगी, चूँकि पहलगाम का ये इतना बड़ा सानहा पेश आया है, इसके बाद अब पुंछ के क्या हालात हैं। जिस तरीके से हम देखते हैं कि हर बार कोई भी जंग हो, पुंछ राजौरी को बड़े पैमाने पर नुकसान उठाना पड़ा, आप क्या समझते हैं? सबसे पहले तो साइमा काजी साहिबा, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके स्टेट जो है उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जो हैं बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पे आई हैं और मैंने सुना है कि आप बॉर्डर पे भी गई हैं और वहाँ पे जाके देख रही हैं क्या मौके की सिचुएशन है, बॉर्डर की क्या सिचुएशन है। तो आपका शुक्रिया। अभी आपने जो बात की 22 अप्रैल 2025 की पहलगाम में जो ये वाक़या हुआ, एक दर्दनाक वाक़या हुआ, एक वैश्यानापन जिसे हम कह सकते हैं, जहाँ पे हमने इंसानियत को तड़पते देखा, जहाँ पे दरिंदों ने जो है भीड़ी का रूप धारण करके 27 बेगुनाह मासूम लोगों को कत्लेआम कर दिया, मारा। वो सियाह थे, वो टूरिस्ट थे, आके मारा। और जिस तरीके से मारा, कोई नौजवान बच्चे मारे, पूछ के मारे, किस तरीके से मारे, उस वाक़े की आप हैरान होंगे कि पूरे हिंदुस्तान ने, पूरे जम्मू कश्मीर ने बिला लिहाज व मज़हब मिलत और बगैर किसी के कहने पे, वो मोड़ा हो, गांव हो, पंचायत हो, शहर हो, कंस्टिट्यूंसी हो, तहसील हो, डिस्ट्रिक्ट हो, वहाँ पे कंटेम्प्ट किया, मजम्मत की है और कड़े शब्दों में मजम्मत की है। और मेरी 40 साल मेरी प्रैक्टिस भी है एज एन बीइंग ए लॉ स्टूडेंट और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हूँ मैं। चीता पीर पंचाल का है, हमने एक बनाया हुआ है वकीलों ने। तो ये जो वाक़या मैंने देखा, ये पहली बार ऐसा हुआ है साइमा जी, कि पहली बार जम्मू कश्मीर के लोगों ने, कश्मीर के कश्मीरियों ने, हिंदू ने, मुसलमान ने, सिख ने, पहाड़ियों ने, गुजरों ने मिल के खुद ब खुद कंडेम्ड किया सेक्शन को और मजम्मत की कड़े शब्दों में। और ये डिमांड करी कि दहशतगर्दी ख़त्म हो, दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त से सख्त करार वाक़या उनको सज़ा मिलनी चाहिए और ये ख़त्म होना चाहिए। और आप हैरान होंगे कि पहली बार हिंदुस्तान में जगह जगह इस चीज़ को कंडेम्ड किया और तमाम सियासी पार्टियों ने भी इस चीज़ को कंडेम्ड किया। और हालिया अगर आप देखेंगे तो उमर अब्दुल्ला साहब ने भी एक सेक्शन बनाया, उसमें जो भी जिस पार्टी में, जिसका एक साहब मैंने देखा जिसके 2 थे या जो आज़ाद थे, PDP, कांग्रेस, BJP, NC जो भी थे, इन्होंने मिलकर एक मुत्तफ़िक़ा करारदाद पास की। वो इस चीज़ की वकालत करती है कि पूरा जम्मू कश्मीर ने मिलकर इस करारदाद को कंडेम्ड किया, इस वाक़े को, और सख्त कड़े शब्दों में मजम्मत की और डिमांड की कि होना चाहिए एक्शन। हम भी चाहते हैं दहशतगर्दी ख़त्म हो, ये टेररिज्म ख़त्म हो। और यहाँ पे और मीडिया का भी एक बड़ा मुस्बत रोल होना चाहिए। पूरे जम्मू कश्मीर पर, हिंदुस्तान में मीडिया मुस्बत रोल अदा कर रहा है, मासवाई चंद लोगों के, चंद जो मीडिया के लोग जो सस्ती शोहरत हासिल करना चाहते हैं। मेरी उनसे गुजारिश होगी कि ऐसे मौके पे जहाँ ऐसे हालात बन चुके हों, जहाँ पे भाई को लड़ने पे तैयार हो जाओ, जहाँ पे हिंदू मुसलमान सिख को बचाने की बात हो, भाईचारे की बात हो, वहाँ पे इस किस्म के इंटरव्यू दे देना, करना और एक्सप्लॉइट करना उनको शोभा नहीं देता। मैक्सिमम आपका भी हम सुनते हैं, अच्छी तरह से लेते हैं इंटरव्यू, बाकी भी सुनते हैं, कुछ मीडिया वाले हिंदुस्तान के हों या जम्मू कश्मीर के हों। ये पहला वाक़ा है कि पूरे हिंदुस्तान ने, पूरे जम्मू कश्मीर ने, यहाँ तक कि अमेरिका, रूस और इस्लामी मालिक ने भी इस चीज़ को मजम्मत की है और आज हम भी मजम्मत करते हैं। आप बॉर्डर पे आप देखें, यहाँ पे बच्चा हिंदू मुसलमान सिख जो इस चीज़ की मजम्मत कर रहा है और करेंगे और ये डिमांड करते हैं। और ये ऐसा माहौल बन चुका है, जिस तरीके से बयान, मैं कह रहा हूँ ना, अगर कुछ चंद मीडिया का बस चले तो ये तो कल जंग हो जाए यहाँ पे। ये चंद वो फ़िरका परस्त जो लोग चाहते हैं कि यहाँ पे भाई लड़े आपस में, ये वो तो चाहते हैं जंग हो। लेकिन ऐसे माहौल में, ऐसे हालात में हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी साहब को
अमीर शाह साहब होम मिनिस्टर को, डिफेंस मिनिस्टर को रूरल मीटिंग की, एक फ्री हैंड दिया आर्मी को कि टेररिज्म खत्म होना चाहिए, उसके हक में हैं। ज़मान साहब, चूँकि जंग जैसे हालात बने हुए हैं, लोगों में बहुत सारी टेंशन है, लोग इस वक्त बहुत सारे शक व शुबात में हैं कि क्या पता कल को जंग हो जाती है। मैंने सवाल जो किया था कि खित्ता पीर पंजाल को किस तरीके का मजीद नुकसान उठाना पड़ सकता है? देखिए, जंग होती है, वो किसी शायर ने कहा कि जंग रहमत है कि ज़हमत है, ये सवाल अब ना उठा। जंग आ गई है सर पे तो रहमत हो गई। जंग जब हालात बनते हैं, हालात जब बंद हो जाते हैं, देखिए फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, यूक्रेन में क्या हो रहा है, कैसे बेगुनाह मासूम लोग मारे जा रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, माजूर बन चुके हैं। हिरोशिमा और नागासाकी में बम पड़े थे, एटम बम, तो आज तक उनका वहाँ पे ज़मीन पे घास नहीं उबर रहा है, लोग लंगड़े पैदा हो रहे हैं। तो जंग कहना की बात आसान है, ये अच्छी बात है, लेकिन ऐसे हालात में जब पूरी हिंदुस्तान के अवाम, हिंदुस्तान के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग हिंदुस्तान की हुकूमत के पुश्त बैक पर हैं, उनके बैक पे हैं कि वो एक्शन लें, लेकिन ये भी एक इम्तिहान की घड़ी है हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म को कि ये सब भी हो गया है। अब जंग, वो कहते हैं ना, आग अपना पराया नहीं देखती, घर किसी का जलाने की जिद छोड़ दे, खुद को ऊंचा उठाना है तुझको अगर, सबको नीचा दिखाने की जिद छोड़ दे। पाकिस्तान में क्या हालात है, एक शादी बदहाली है, वहाँ पे महंगाई कितनी धूप चली गई है, वहाँ पे क्राइम क्या रेट है, वहाँ पे अगर हम देखें 65-71 या 1947 को लेके चलें तो भुगता तो पीर पंचाल लोगों ने, जो बॉर्डर पे जो लोग रहते हैं ना, गरीब लोग। साइमा जी, जब बॉर्डर पे कोई गोले पड़ते हैं ना, तो जब वहाँ से कोई तलवार इधर गिरती है तो यहाँ के मासूम गरीब लोग मारे जाते हैं, जब ये तलवार उधर गिरती है बॉर्डर के, वहाँ के लोग मारे जाते हैं। तो मैं कहता हूँ कि इस ऐसे माहौल में, ऐसे हालात में बड़ी बुर्दबारी से हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म को भी सोचना पड़ेगा और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को भी सोचना पड़ेगा। ये बबकियाँ मारनी, ये शेख चिली वाले पुलाव करने के, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जंग कोई मामूली बात नहीं है। जंग के तासरात असर बड़े बुरे होते हैं, उस पर भुगतना बड़ा होता है, हम लोगों को भुगतना पड़ेगा। जो लोग दिल्ली के ऐवानों में बैठे हैं या बाहर बैठे हुए, उनको क्या पता जंग क्या है। जंग हमने देखी है, तुमने, वो किसी ने कहा है, तुमने देखी ही कहाँ है गर्मी है रुखसारे हयात, हमने तो इस आग में जलते हुए घर देखे हैं। बहन जी, आप हैरान होंगे कि ये इसके तासात क्या हो रहे हैं। अब आप देखें, ये मसला बन गया है, तो हमारे बच्चे, ये बच्चियां जो बाहर स्टेटों में पढ़ने के लिए गई हैं, तालीम हासिल करने के लिए, कोई शाल बेचने के लिए गया हुआ है, तो वो लोग जो फिरका परस्त लोग हैं, ये वो लोग जो नहीं चाहते कि यहाँ पे अमन शांति भाईचारा हो, देश की एकता हो, तो वो क्या कर रहे हैं कि बम को मार कर रहे हैं, बच्ची को मार रहे हैं, उनको पता ही नहीं मसला क्या है। उन पर जाके इस चीज़ के बारे में भी सोचना पड़ेगा हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म साहब को भी, होम मिनिस्टर साहब को सोचना पड़ेगा और मीडिया का सोचना पड़ेगा, हम सब लोगों को सोचना पड़ेगा, ताकि यहाँ पे ऐसी कत्ल-गारत ना हो, कोई ऐसा मसला ना बने, अमन रहे, शांति रहे। कश्मीर की एकता को देखकर आप क्या समझते हैं, क्योंकि इतना सब हो चुका है, कश्मीरी स्टूडेंट्स पे हम बाहर की रियासतों में अगर देखें तो तशद्दुद भी कहीं ना कहीं हुआ है और कश्मीरियों को अभी भी कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी रूहे कश्मीरियत जो है वो आज भी बहाल है, जहाँ पर हर चीज़, हर सर्विसेज टूरिस्ट के लिए फ्री कर दी गई। लेकिन हुकूमत हिंद की जानिब से जब उन टूरिस्ट को अपने अपने मकामात पर पहुँचाने की बात आई तो उस वक्त जो फ्लाइट्स की टिकट थी वो एक दिन की 65,000 तक पहुँच गई। क्या समझते हैं आप, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि रूहे कश्मीर, जनते बेनज़ीर हम कहते हैं कश्मीर को। तो मैंने यही आपको कहा कि पहली बार हुआ है कश्मीर में, जम्मू में, पूरे जम्मू कश्मीर में, मैं समझता हूँ कि तमाम लोगों ने बिला लिहाज व मज़हब मिलत, बिला रंग व नस्ल, तमाम लोगों ने मिल के ये कहा कि ये कंटेम्प्ट है, ये मजम्मत की इस वाक़े की, आज तक कभी नहीं हुई है इसके वाक़े की। और ऐसे हालात में जब ये लोगों को जब तो वापस जाने लगे तो 50,000 60,000 किराया लेने लगे, तो ये भी तो हिंदुस्तान की मिनिस्ट्री को सोचना पड़ेगा, जो उनको देखना पड़ेगा कि ये क्या होगा। और ये ऐसे हालात में एक और वाक़या मैं आपको बता दे जाऊँगी, वाक़या कि ये तो है कि हमारे जो बच्चे या बच्चियाँ शादी करके आए हैं, वीज़े पे आए हैं, यहाँ पे शादी करके आई हुई हैं, 60 साल से 50 साल से वो रह रहे हैं, बच्चे हैं, उनका माहौल बन चुका हुआ है। मैं और कोर्ट से भी उन्होंने स्टे लिया है, ऑनरेबल हाई कोर्ट से। ऐसे लोगों को इन हालात में उनको तर्क करना, वहाँ से निकालना, मैं कहता हूँ ये भी तो गलत है, ये भी तो इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी है। रखते हैं, कानून को जानते हैं आप क्या समझते हैं कि ऐसे लोगों के लिए किस तरीके से इकदाम उठाने चाहिए थे? क्योंकि हम देख रहे हैं 45-50 साल के कुछ लोग हैं जिन्हें अब वापस भेजा जा रहा है, जिनका पूरा खानदान, पूरा कुंबा यहाँ पर है, लेकिन एक एक फर्द को भेजा जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि कानूनी लिहाज से अगर हम देखें तो इसका क्या और अल्टरनेट हो सकता है? देखिए, कानूनी लिहाज से मैं आपको बताऊँ कि बहुत से लोग मेंढर के, यहाँ के जम्मू के कुछ गए लोग हाई कोर्ट से उन्होंने स्टे लिया, स्टे लेने के बाद वो बैठे हुए हैं,
اور یہ ایئر ٹو ایئر ایکسٹینشن ہوتی ہے. جو شادی کر کے آتے ہیں بچے یا بچیاں, ہر سال ان کا ویزا ایکسٹینڈ ہوتا ہے, پاسپورٹ پہ آتے ہیں. اب ان لوگوں کو ہم کمپیئر نہیں کر سکتے دہشت گردوں کے ساتھ. یہ لوگ بچوں میں رہ رہے ہیں, ان کے بارے میں ایسی کوئی واقعات نہیں ہوئے ہیں. لیکن ایسے حالات میں ان کو ترک کر کرنا, وہاں سے نکال دینا, اس کو نکالنا, یہ بھی ہندوستان کی حکومت کو میں نہایت ادب سے, آپ کی وساطت سے یہ اپیل کروں گا کہ وہ ریویو کریں, نظر ثانی کریں. ایسے بچے جو یہاں پہ رہ رہے ہیں, ایسے لوگ ہیں جن کو ان لوگوں کو ہم دہشت گرد نہیں کہہ سکتے, جو قانون کا سہارا لے کے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, شادیاں کر کے آئے ہیں. ان کو ریویو کرنا پڑے گا. اور یہ امتحان کی گھڑی ہے ہندوستان کے وزیر اعظم صاحب کو بھی. جنگ کہنا تو آسان بات ہے, جنگ ہو دیکھی ہے ہم نے, جنگ کہنا آسان, لیکن اس کے جو نتائج ہوں گے وہ ہم لوگوں کو بھگتنے پڑیں گے. ہندوستان کے وزیر اعظم کو تمام اپوزیشن نے کہہ دیا کہ آپ جو کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں. اب ہندوستان کے وزیر اعظم کو, ہوم منسٹر کو, ڈیفنس منسٹر کو دیکھنا پڑے گا کہ کیسے ہم نے لوگوں کو بچانا ہے, کیسے وطن کو بچانا ہے, کیسے وطن کی خدمت کرنی ہے. اور ڈاکٹر اقبال نے نہیں کہا ہے کہ ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے, گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے. سیاسی لوگ تو وطن کو اور طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں, لیکن ہمارے حضور کا فرمان ہے کہ حب الوطن ہے جز الایمان, وطن کی خدمت ایمان کا ایک جز ہے. یہ وجہ کہ ہندوستان کا مسلمان کٹر ہندوستانی ہے اس وقت, اور یہ وجہ وہ ثبوت دے دیا ہے. یہاں پہ ابھی آپ بارڈر پہ آئی ہیں, ہمارے کمانڈر صاحب 93 انفینٹری بریگیڈ نے بھی میٹنگ کی, اور بڑی اچھی میٹنگ کی. تمام لوگ آئے تھے, تمام عالم لوگ آئے تھے, ہندو سکھ آئے تھے. تو یہاں پہ ایک اچھا میسج آ رہا ہے. اور یہ پہلی بار ہوا ہے کہ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے نہیں لوگ آئے ہیں, خود لوگ آئے ہیں اس چیز کی کنٹمپٹ کر رہے ہیں. یہ چیزیں دیکھنی پڑیں گی ہندوستان کے وزیر اعظم کو, کہ جب لوگ خود بخود کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, تو کس طریقے سے ٹیررزم کو ختم ہونا چاہیے, دہشت گردی ختم ہونی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ یہ نہ ہو کہ جنگ کے بعد جو نتائج نکلیں, حالات بنے, وہ لوگ مارے جائیں, لے دے کے ہم جو بارڈر پہ لوگ ہیں ہمیں بھگتنا پڑتا ہے. ایسے حالات میں ہم ملک کے ساتھ ہیں, ہم نے جنگیں دیکھی ہیں اور آگے بھی کریں گے. لیکن یہ نہایت ہی اس وقت ہندوستان کے وزیر اعظم سے میری اپیل ہے کہ بردباری سے, دور اندیشی سے, پاکستان کے وزیر اعظم جو ہے وہاں پہ بدحالی ہے, اقتصادی بدحالی ہے, وہاں پہ ریٹ, کرائم, مہنگائی ہے, وہ اس قسم کی حرکتیں کریں گے. لیکن بہت ہی بردباری سے ہندوستان کے وزیر اعظم کو سوچنا پڑے گا. اور سائمہ جی, میں آپ کی وساطت سے, آپ بارڈر پہ آئی ہیں, آپ نے یہ دیکھا ایریا, یہ لوگ غریب ہیں, معصوم لوگ ہیں, ہندوستان کے رکھوالے ہیں, دیش کی ایکتا چاہتے ہیں, اکھنڈتا چاہتے ہیں, اور یہ ثبوت دے دیا ہے. یہ ایک میسج دینا چاہیے پورے ہندوستان میں, پورے جموں کشمیر میں, کہ جس طرح سے لوگوں نے ساتھ دیا, یہ لوگوں کے ساتھ بھی انصاف ہونا چاہیے. چلو, بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ زمان, جن کا کہنا ہے کہ کہیں پر بھی کسی بھی ملک میں جنگ کوئی حل نہیں ہوتا, جس کے نتائج اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ عام عوام کو یہ سہنا پڑتا ہے. اس لیے انہوں نے مرکزی سرکار سے اور مرکزی حکومت سے یہ درخواست کی ہے کہ کوئی ایسا حل نکالا جائے جس سے لوگوں کو بھی نقصان نہ ہو اور ملک میں امن و سلامتی جو ہے وہ برقرار رہے.